नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सिर्फ नियम नहीं बदलते, वो तो पूरे देश की कहानी का रुख ही मोड़ देते हैं। आज हम ऐसे ही एक कानून की परतें खोलने जा रहे हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसने भारत के भविष्य पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। और हमारी ये पूरी पड़ताल पता है किस पर आधारित है? इस एक दस्तावेज पर। ये हमें 1892 के भारत परिषद अधिनियम की बारीकियों के बारे में बताता है। और सच कहूं तो इसके हर एक बिंदु में एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कानून आया ही क्यों। मतलब 1892 में ऐसा क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार को ये अधिनियम लाने की जरूरत पड़ गई। उस समय की राजनीतिक हवा आखिर किस तरफ बह रही थी? तो देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1885 से, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के बनने के साथ ही ब्रिटिश सरकार पर एक जबरदस्त राजनीतिक दबाव बनना शुरू हो गया। और दबाव किस बात का था? कि भाई अब भारतीयों को शासन में ज्यादा हिस्सेदारी दी जाए। और इसी दबाव का सीधा नतीजा था 1892 का ये अधिनियम। तो ये जो दबाव बढ़ रहा था, इसके जवाब में ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया? वो लेकर आए 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसे सिर्फ एक कानून की तरह देखना गलत होगा। ये असल में एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी। तो इस अधिनियम का असल मकसद क्या था? ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई एक तरह की रियायत थी। कहा गया कि विधान परिषदों का दायरा बढ़ाया जाएगा और भारतीय सदस्यों को कुछ नए अधिकार मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। ये अधिकार बहुत ही सीमित थे। चलिए अब इस अधिनियम के जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 3 बड़े प्रावधान या कह लीजिए अधिकार थे जो कागज पर भारतीयों को दिए गए थे। पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव था भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना नया आइडिया रहा होगा। इसने पहली बार भारतीयों को चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का एक रास्ता तो दिखाया, भले ही वो रास्ता सीधा ना होकर थोड़ा घुमावदार था। दूसरा अधिकार भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का हक मिल गया। जरा सोचिए ये कितना बड़ा कदम था। पहली बार भारतीयों को देश के पैसों के मामलों पर अपनी बात रखने का एक आधिकारिक मंच मिला था। और तीसरा अधिकार था सवाल पूछने का अधिकार। इसने परिषद के सदस्यों को ये शक्ति दी कि वो कार्यपालिका से सवाल कर सकें। ये सरकार को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। तो ये तीनों अधिकार सुनने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। इन नए नए अधिकारों के साथ एक बहुत ही जरूरी शर्त भी जुड़ी हुई थी, एक सीमा थी। तो वो शर्त क्या थी? देखिए, सदस्यों को सवाल पूछने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब जवाब मिलने के बाद आप उस पर पलटकर दूसरा सवाल नहीं कर सकते। इसका जमीनी मतलब क्या था? कल्पना कीजिए, आपने सरकार से एक सवाल पूछा, उन्होंने आपको कोई जवाब दे दिया, बस बात खत्म। आप उस जवाब को चुनौती नहीं दे सकते, न ही उस पर कोई और सवाल कर सकते हैं। ये तो एक तरह से ऐसी दीवार खड़ी करने जैसा था जिसके आगे कोई भी मतलब की बहस हो ही नहीं सकती थी। तो ये सब कुछ हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या 1892 का ये अधिनियम वाकई में सुधार की तरफ एक सच्चा कदम था, या ये सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए दबाव को कुछ समय के लिए ठंडा करने की एक चतुर राजनीतिक चाल थी? इस पर सोचिएगा जरूर।